अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कुछ डिटेल सामने रखी हैं, अदाद शुमार सामने रखे हैं, फैक्ट्स भी हैं उसमें और कुछ उनके दावे भी हैं। दावा यह है कि 55 लाख इजाफी वोट छापे गए। हर इंतखाबात से पहले कुछ तादाद में इजाफी वोट छापे जाते हैं, जो बहुत ही एक अनयूजुअल चीज़ नहीं है। और इजाफी वोट क्यों छापे जाते हैं? 5-10% की तादाद में इसलिए वोट छापे जाते हैं कि अगर कोई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो, कुछ वोट ज़ाया हो जाएं, ऐसे मसाइल हों, तो उसके लिए आपके पास मौजूद हों वोट जिनको आप बावक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकें। लेकिन तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि ये इजाफी वोट जो वही हैं जो बोगस वोट निकले हैं, जिनके ID कार्ड नंबर्स नहीं मैच करते या दूसरे इशूज़ हैं, और प्राइवेट प्रेस से छपवाए गए। उसमें तफसीलात हम जैसे जैसे प्रोग्राम में आज आगे चलेंगे तो आपके सामने रखेंगे। ये स्पेशल ट्रांसमिशन है 7 से 9 बजे तक। 9 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा और उसमें हम बात करेंगे इलेक्शंस के दौरान जो तहरीक इंसाफ दावा करती रही, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या था, आर्मी की सिक्योरिटी ड्यूटीज़ थी क्या, इसके अलावा भी आर्मी ने कोई रोल अदा किया, क्योंकि ट्रेडिशनली इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में अलाइंसेस बनवाती भी रही, हुकूमतें बनवाती भी रही, तोड़वाती भी रही। 2013 के इंतखाबात, मई 2013 के इंतखाबात, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल अदा किया? इलेक्शन कमीशन में क्या कैपेसिटी थी वो इंतखाबात करवाने की, या उसमें कमज़ोरियाँ और खामियाँ थीं? केयर टेकर्स का क्या किरदार था? और क्या कोई धांधली हुई या तहरीक इंसाफ सिर्फ इंतखाबात हार गई और अभी तक शोर मचा रही है? ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नून लीग वाले कहते हैं कि हमने इंतखाबात जीता है, तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात हारा है, ये सिर्फ हार तस्लीम नहीं कर रहे, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। तो ये हमारे पास टोटल आज के प्रोग्राम की डिस्कशन के लिए मटीरियल है और ढेर सारी ये तफसीलात हैं जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी ने पेश की। इन्हीं तफसीलात में जाएंगे और सवालात पूछेंगे कि सबूत हैं या सिर्फ दावे हैं। मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं जनाब कि ये 55 लाख इजाफी वोट छापे गए। पहले तो मैं ये पूछ लूँ कि इसमें बुराई क्या है? इजाफी वोट छपवाने में क्या खराबी हुई? इसमें 53 लाख 53 लाख है ना, क्या खराबी? अच्छा, 53 लाख इजाफी वोट छापे गए और एक अजीब अंदाज से छापे गए। यानी मैं तो बहुत सारी चीज़ें मान लेता, मैं तो ये भी मान लेता कि यार 50% एक्स्ट्रा वोट छापे जाते हैं, मगर ट्रेडिशनली मेरी इत्तलात के मुताबिक 2008 और इससे पहले हमेशा 1-2% वोट, 2-4 हज़ार वोट एक्स्ट्रा छाप लिए जाते हैं हर हल्के को, और उनको फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रॉय किया जाता है वीडियो एविडेंस के साथ, जब से वीडियो मिलने लगा, और उसको पूरा इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और ये छपते सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन में इस वजह से या उनके प्रेस में छपते हैं ताकि नोटों की तरह इनकी हिफाजत की जाए, और जैसे जो नोट खराब हो जाता है ना, उसको ज़ाय कर दिया जाए। क्या इसका बैलेट पेपर मखसूस होता है? जी, बैलेट पेपर मखसूस होता है ना, मगर पेपर की क्वालिटी के एतबार से वो नोट टाइप पेपर नहीं होता। नोट टाइप नहीं होता कि जिसमें वो तागा भी जा रहा हो। लेकिन क्या इसमें सिक्योरिटी फीचर्स तो होते होंगे? सिक्योरिटी फीचर्स मेरा ख्याल नहीं होते नहीं। लेकिन छापा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से जाता है सिक्योरिटी पे। और 4 प्रेसेस हैं पाकिस्तान हुकूमत के, पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के 3 हैं जनाब, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन जो सबसे पुराना है नोट छापने वाला इदारा कराची में, वो है। और अब की एक पोस्टल फाउंडेशन के नाम से एक प्रेस जो इस्लामाबाद में है, जो प्राइवेट हैंड्स में है, मगर मैं इस वजह से नहीं कहूँगा कि मुझे कंक्लूसिव प्रूफ अभी मेरे पास नहीं है इस बात का। आपका ख्याल है कि प्राइवेट प्रेसेस कितने थे जिनसे छपवाया गया? एक फिलहाल मेरी इन्फॉर्मेशन। देखो, एक तो आपने हमें समझ लिया नदीम मलिक साहब, आपने भी कि हम जेम्स बॉन्ड हैं या CIA हैं या FBI हैं। अच्छा, तो हुकूमत भी यही कह रहा है, हुकूमत भी ये कहती है कि जी तुम सारी यानी ऐसा हो कि जैसे कोई कत्ल हुआ हो, मैं इत्तला दे रहा हूँ, वो कहते हैं यार जाओ तहकीकात करो, कातिल लेकर आओ और कातिल को जमा करवाओ। अच्छा, तो हम तुम्हारी आप कहते हैं पोस्टल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान प्रेस, उससे बैलेट पेपर्स छपे कितनी तादाद में? ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अंदर मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। पोस्टल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान में देखो, एक सेकेंड, 30 नेशनल असेंबली सीट्स के छपे। 30 नेशनल असेंबली के टोटल 30 नेशनल असेंबली सीट, टोटल 30। ओके। और 39 प्रोविंशियल के छपे पोस्टल फाउंडेशन में। अरे 69 कॉन्स्टिट्यूंसी छपी इसमें, जो डिस्ट्रिक्ट थे। आपका ख्याल है ये अनऑथराइज्ड है? झेलम, ओकाड़ा, हाफिजाबाद गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, ननकाना साहब, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, गुजरावाला गुजरात और रावलपिंडी। अच्छा, फिर एक और सवाल कर लें आपसे, फिर मैं कुछ चीज़ें और भी दिखाऊंगा यहाँ पे। आपने कहा कि 200 लोग उर्दू बाजार लाहौर से लिए गए। राव इफ्तिखार साहब कौन थे जिनका आपने तज़किरा किया? जी, राव इफ्तिखार साहब वो थे जिन्होंने ये इस बात को वाज़ेह किया, और ये 200 लोग जो गए, इसका खान साहब ने पहले भी कहा था। ये उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे। जी हाँ,
इन्होंने भी इजहार किया। और आपको मालूम है खान साहब की पहली कॉन्फ्रेंस में ये चला कि 200 लोग गए, 47 यहाँ गए और इतने वहाँ गए, तो वो आखिर चंद दिनों में बुलाए गए, 2-3 दिन पहले ही, बिकॉज देयर वाज पैनिक हो गया था इसलिए बुलाए गए। अच्छा, मेरी आज से कुछ अर्सा पहले, क्योंकि इमरान खान बहुत सारी स्पीचेस में रॉ इफ्तिखार का नाम करके बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके थे, मुझे पता नहीं था कि रॉ इफ्तिखार साहब क्या करते थे और इनका रोल क्या था। मैंने एक फंक्शन के अंदर मेरी इनसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कैमरे के ऊपर आने से तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जहां काम करता हूं मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर कोई कमीशन विशन कभी ऐसा बनेगा तो उसके सामने उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी भी और मैं खुद भी पेश हो जाऊंगा। बातें मेरी क्या हुई ये मैं उनकी परमिशन के साथ कोट करके एक दफ़ा पहले चलवाया था, लेकिन गुजर की बातें आज मैं दोबारा उनको कोट कर रहा हूँ, कोट एंड कोट। ये सारी बातें आपको स्क्रीन पे स्लाइड्स में नजर आएंगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता 200 लोगों को उर्दू बाजार से बंदोबस्त करके दें। ये रॉ इफ्तिखार साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मुझे बताया। मैंने कमिश्नर लाहौर नसीम नवाज और कमिश्नर रावलपिंडी खालिद मसूद चौधरी से कहा कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त आई है, फौरी बंदोबस्त कर दें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त आई, हमारा काम था लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना, हमने वो सपोर्ट प्रोवाइड कर दी। और मैंने दोनों कमिश्नर्स को कहा कि ये 100 बंदा मांग रहे हैं, तो लाहौर और रावलपिंडी के उर्दू बाजार से इन्हें 100 बंदा दे दो। अब मैं आपको इस पर अपडेट भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली कंफर्म कर चुका है कि हमने 33 लोग लिए, 200 की उनको डिमांड गई होगी। ये मुझे राव साहब ने कहा कि डिमांड आई थी, मैंने भेजी थी, मुझे ये नहीं पता एक्चुअली उन्होंने यूटिलाइज कितने किए। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से कह चुका है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फयाज राजा साहब इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं कि 33 लोग इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने हायर किए। इलेक्शन कमीशन को मालूम होगा कि उन्होंने उर्दू बाजार के लोगों से क्या काम लिया। ये दावा करते थे पीटीआई वाले कि प्राइवेट उर्दू बाजार के लोगों से इन्होंने बैलेट पेपर छपवाए। वो कहते हैं मेरे ऐसे नॉलेज में कोई चीज़ नहीं है, क्या काम लिया ये आप जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछिए। फिर एक इल्ज़ाम यह था कि बैलेट पेपर्स ताख़ीर से पहुंचे, तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर हलकों में बैलेट पेपर्स ताख़ीर से पहुंचे और कुछ एक हलके ऐसे थे, उन्होंने कहा कि जहां सिर्फ 15-20 मिनट पहले पहुंचे, जो असूलन वो कहते हैं कि पहले शायद 24 घंटे की लिमिट है, 24 घंटे पहले रिटर्निंग ऑफिसर सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को सील्ड चीजें दे रहे थे। और वो कहते हैं कि बाज़ हल्के ऐसे थे जहां 15 से 20 मिनट, अंदाजा करिए कि 9 बजे अगर वोट डालना हो तो 8:45 बजे वोट आ रहे हो, तो ये वाली कैफियत भी थी। पंजाब में 4 आला ओहदों पर मौजूद अफसरों को बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि जितनी ब्यूरोक्रेसी थी उस वक्त के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब ने सारों को बदल दिया, 4 को बरकरार रखा। 4 लोग कौन थे उसकी वजूहत भी उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा कि देवर गुड ऑफिसर्स और उनकी उस वक्त ज़रूरत भी थी। तारिक बाजवा साहब इस वक्त वो मेरे ख्याल में FBR के चेयरमैन है शायद, अगर वो बदल नहीं गए हो तो उस वक्त ये सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब थे। उन्होंने कहा बजट का ज़माना था इसलिए इनको रखा गया। आरिफ नदीम साहब को रखा गया, ये शायद कोई हेल्थ का कोई प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से इनको बरकरार रखा गया। शाहिद खान साहब उस वक्त होम सेक्रेटरी पंजाब थे, इस वक्त वो सेक्रेटरी इंटीरियर है फेडरल गवर्नमेंट में, और ये शायद उस वक्त जो वॉर ऑन टेरर सिक्योरिटी सिचुएशन थी उस वजह से उनको बरकरार रखा गया। असलम कंबोज साहब भी अपने अहदे पर बरकरार है। अगर मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा इन्फॉर्मेशन को तो शायद कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट था, इस वजह से ये बरकरार है। बाकी उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट ने सारों को चेंज कर दिया। रॉ इफ्तिखार साहब कोट एंड कोट ये उनकी डिस्क्रिप्शन थी। आगे चलते हैं जी। आपने कहा 4 प्राइवेट प्रेसेस से ये छपवाए गए, 4 एक प्राइवेट से जिसका आपने वो नाम लिया है पोस्टल फाउंडेशन वाला। इसके अलावा कोई सबूत है या बस यही काफ़ी है कि 53 लाख वोट छप गए काफ़ी? क्योंकि ये मेरे ख्याल में बहुत अनयूजुअल फिनोमिना तो नहीं है कि आपके 8-8.5 करोड़ वोट डाले हैं तो उसमें 55 लाख छपे हैं। नहीं, देखो ये तो हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एग्जैक्ट नंबर बताया है, ये तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है ना। मैं समझता हूँ ये इससे बड़ा धमाका जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज का आपका दावा है ये वोट छपने का, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां आपके बंदे हार गए या जहां नहीं वो अलग मैंने किया है, मगर मिसाल के तौर पर सिर्फ पोस्टल फाउंडेशन की बात बता रहा हूँ, है ना, कि NA62 झेलम में 21,000 एक्स्ट्रा वोट्स बैलेट पेपर छपे, है ना, झेलम 63 में 18,000 छपे। मिसाल के तौर पर पिंडी 53 NA53 में 71,000 छपे मेरे भाई। ये कौन सा है NA53 पिंडी वाला? कौन सा? अच्छा सुने, और ये कौन सा हल्का? ये गुलाम सरवर खान वाला, ये गुलाम सरवर आपके हैं ना? जी ये चौधरी निसार वाला, ये वही हल्का तो नहीं है जहां रिजेक्टेड वोट्स जो थे आरओ ने सारे कहा था कि ये डाल दें चौधरी निसार के खाते में? ये वही वाला हल्का? ये वही वाला है। अच्छा जी, और उसका फिर फाइनली रिजल्ट क्या निकला था? गुलाम सरवर जीत गए डिस्पाइट आफ्टर गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा। अच्छा जी, दूसरे कसूर 6 में सिर्फ 1195 छपे, है ना। व्हाट, यानी ये पोस्टल फाउंडेशन की कंट्रडिक्शंस आपको बता रहा हूं। जहां 7 लाख, अच्छा जी, गुजरांवाला 13 में
जो PP 1003 है वहां 69 एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स। चौधरी निसार वाले हल्के में वापस आ जाए, बड़े बड़े नाम लोगों को पता होते हैं। इसमें आपने कितने इजाफी बताया अभी के छपे? 70,000 सब 72,000 के। तो वो 72,000 वोट जो इजाफी आपने कहा छापे गए थे, वो फॉर्म 15 क्या कहता है, उसमें से रिटर्न कितने हुए? नहीं, जो रिजल्ट्स आए फाइनली एक वोट काउंट आया होगा ना जी, कितने वोट इस्तेमाल हो गए, इतने बच गए, इतने वापस दे दिए, वापस कितने आए? बताता हूँ जनाब। नहीं, वो मेरे पास डेटा इस वक्त उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डेटा है ना वो मिल जाएगा आपको, मेरे पास इस वक्त नहीं है। मगर इसमें हमारे पास एक और तरीका हो सकता है, प्रोड्यूसर साहब फैफन वाले जो हमारे बारी साहब हैं उनके पास डिटेल्स होती हैं, अगर आप कहीं से उनको राब्ता करें तो मैं ये फॉर्म 14-15 का हिसाब साथ साथ उनसे भी मांगता जाऊंगा। अच्छा जी, आगे जनाब। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि ये जो हुआ ना, इसके अंदर 69 ओनली 69 वोट्स PP 103 गुजरावाला 13 में 69 सिर्फ 69 इजाफी वोट छपे। 69 वोट 69 ओके है ना, ये छपे एक्स्ट्रा। हो सकता है इमरान खान की कॉन्स्टिट्यूंसी में 125 छपे एक्स्ट्रा। किस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में? लाहौर की NM122। तो फिर तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा साफ शफाफ इंतखाब हो ही नहीं सकता। बस यही होना चाहिए था ना। अच्छा, नवाज शरीफ साहब नहीं, लेकिन वहाँ आप इल्जाम क्यों लगाते हैं? नहीं यहाँ रुकिए, आप इल्जाम लगाते हैं कि वहाँ बड़ी गड़बड़ होगी, तो वहाँ तो सिर्फ 125 ओनली 125। अच्छा, मैं आपके लिए एक चीज और लिख कर लाया था, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको बता दूं जी। इलेक्शन धांधली जो है ना, वो उसकी कई अकसाम है, ठीक है ना। इलेक्शन डे से पहले क्या होता है कि जो पोलिंग स्कीम्स हैं वो चेंज की जाती हैं, पोलिंग स्टेटस चेंज किया जाता है, नंबर 1। इलेक्शन से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लगाए जाते हैं अपनी मर्जी के, ये सब नंबर 2। ये इलेक्शन से पहले, इलेक्शन डे से पहले। अच्छा, और एक बैलेट पेपर छापे जाते हैं। मैं तो सिर्फ एक पर हूं ना, तो 3 धांधलियां हो गई, 3 जहां पर धांधली हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, फिर जोर जबरदस्ती से वोट कास्ट कराए जाते हैं। कराची का बंदा हूं, जानता हूं, आप जानते हैं कि वो आपको खुद भी आप करवा सकते हैं, वो आप ही करा, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। हाँ, मैं तो कह रहा हूं ना कहां होती है उसका इल्जाम में नवाज साहब को नहीं देना चाहिए, अनफेयर है। अच्छा, स्टैंपिंग एंड बोगस वोटिंग ये होती है, ठीक है ना, विद कनाइवेंस ऑफ द पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाएंगी। आपने कहा पोलिंग स्टाफ से मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मेरा जो सबूत है वो इन 10 एंटिटीज में एक का है, 10 एंटिटीज में एक का है। तो लिहाजा टोटल डिफरेंस जो धांधली हुई है वो इससे साबित नहीं होती, मगर 10 में से एक भी ये इतना बड़ा है ना। क्या एक आपका इल्जाम ये था, ये वोटों से क्योंकि रिलेटेड, वोट काउंट से रिलेटेड चीजें आ गई हैं, बड़ा वो संगीन इल्जाम आपने आयद किया था कि रात 12 बजे के बाद से कंप्यूटर सिस्टम बिठा दिया गया था और मैनुअली रिजल्ट कंपाइल किए गए थे। फॉर्म 14-15 भी आज तक नहीं इसी लिया है। वो उस इल्जाम पे आज तक कायम है आप? मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम का बैठ जाना ना, ये तो वो है, जब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिखाई जा रही थी ना, तो एक MNA ने ये कहा कि अगर मैं इसको यहाँ से फेंक दूंगा तो टूट जाएगी ना, तो ऐसे बिठाया जाता है, ऐसे बिठाया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो पोलिंग स्टाफ था वो उनको कंप्यूटर देने के साथ साथ मोबाइल फोन्स भी दिए गए थे। ये बात दुरुस्त है? नहीं, मुझे ये मोबाइल फोन्स भी दिए गए थे कि अगर वो कंप्यूटर से नहीं आ पाएगा तो वो अपने इस टेलीफोन से उस फॉर्म 14 की यूं करके तस्वीर लेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रवाना कर देंगे। बाकी चीज़ें जो होनी थी वो होनी थी, वो वेबसाइट पे चढ़नी थी, सारी चीज़ें आज तक आई नहीं। पता नहीं सारे वो पोलिंग स्टाफ को दिया गया कि नहीं दिया गया, लेकिन काफ़ी तादाद में, जो मेरा नॉलेज सजेस्ट करता है, और मैंने ये कमरजमान कायरा साहब से वेरीफाई किया कि क्या ऐसी चीज़ थी। उन्होंने कहा सेल फोन वाली प्रोविजन भी थी कि सेल फोन से भी आना था। मैं उनका नाम लेके इसलिए कोट किया। जस्टिस कियानी साहब से मैंने पूछा कि क्या कंप्यूटर सिस्टम बैठा था, क्योंकि इमरान खान ने इल्ज़ाम ये आयद किया था कि UNDP ने कंप्यूटर सिस्टम दिया था, UNDP के स्टाफ को जोर ज़बरदस्ती बाहर निकाल के कंप्यूटर सिस्टम इन्होंने बिठा दिया। ये स्टेटमेंट गलत थी। एक्चुअल स्टेटमेंट ये थी कि 6 उनके लोग थे, एज कंसल्टेंट काम कर रहे थे UNDP के, उनको बाहर नहीं निकाला गया। वो सिर्फ 6 लोकेशंस पे बैठे हुए थे, 6 कंसल्टेंट्स, और 400 से ज़ायद जगहों के ऊपर वो कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल थे। उनका कहना यह था कि बाकी जगहों पे क्या हुआ ये इलेक्शन कमीशन से पूछे, हमारे 6 कंसल्टेंट काम कर रहे थे। बाकी 400 जगहों पे कंप्यूटर सिस्टम बैठा या नहीं बैठा, इसका सवाल मैंने किया जस्टिस कियानी साहब से, जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। तो उनका जवाब ये था, सुनाइएगा जी प्रोड्यूसर साहब। यू आर राइट सर, वो उसमें जो है कुछ गड़बड़ हुई थी सिस्टम में, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स में, तो वो हमारा जो है IT विंग ने डील की है। आई डोंट नो द डिटेल्स, वो IT विंग ने की है। दैट हैज बीन टेकन अप द नंबर ऑफ टाइम्स और इट हैज बीन एडमिटेड। फैफन ने भी की, देखा है उसको कि उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब जिस दिन ये इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जब ये एग्जामिनेशन के लिए गए हैं, तो
पता लगा कि ये सियाई जो थी ये डिफेक्टिव थी। हमने इस पे एक बहुत हाई पार्ट कॉन्फ्रेंस बुलाई, सब प्रोविंसेस से लोग बुलाए और वहाँ मिस्टर जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी वाज एट दैट टाइम एक्टिंग CEC एंड to hear from the Director General of PCIR that the properties of this magnetized ink are durable to only 6 hours. Yani after 6 hours it loses its properties. So it means that if it starts, the election starts at 8 o'clock, by 2 o'clock that ink after 2 o'clock becomes of no use. मुझे इतना अफसोस होता है, अरे बात कर रहे हैं यार, कमाल है। देखिए ये आज पोस्टमार्टम कर रहे हैं जो फैसले इन्होंने किए हैं कि मैं 6 आवर्स में खत्म हो जाती है, तो हमारा क्या कसूर है? पहले तो आप समा टीवी को एक शुक्रिया का खत लिखिए। वाकई यार कमाल, मैं वाकई शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एक शुक्रिया का खत लिखना चाहिए हमें कॉन्फिडेंस। और मैं ढिटाई है कि हम कह रहे हैं कि रिजाइन करो, रिजाइन भी नहीं करते और कह रहे हैं कि जी वो अब आपको मालूम है फॉर्म, मैं ब्रेक ले लूँ, मैं तो या तो कबूतर वो कबूतर ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक ले लें। ब्रेक से अभी इंक का जिक्र हो रहा है, मैं इंक की आपको थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा और इसके बाद फौज का मामला इन्होंने यहाँ पे भी उठाया कि फौज सिक्योरिटी ड्यूटी दे रही थी, फौज ने क्या किया, दोनों की कहानी सुनाऊंगा आपको। पहले ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद और आगे चलेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। इंतखाबात में हुआ क्या? तारिक मलिक साहब, फॉर्मर चेयरमैन नादरा, वो कहते हैं कि वोट ऑडिट का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए। वो कहते हैं कि सारे वोटों की तस्दीक नहीं हो सकती क्योंकि मैग्नेटाइज्ड इंक जो मैंने कही थी, अभी आपने जस्टिस कैनी का भी सुना कि सिर्फ वो 6 घंटे के लिए वो थंब इंप्रेशन को रिटेन कर सकती थी, इससे ज्यादा वो कर ही नहीं थी सकती। इतने मासूम लोग, उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन तारिक साहब कहते हैं कि वो अगर नहीं भी हुई थी, जितने भी रीडेबल हैं वो काम जारी रहना चाहिए और फॉर्म 14 और फॉर्म 15 का कंप्लीट ऑडिट होना चाहिए। एक और चीज उन्होंने बड़ी मजे की बताई, उन्होंने कहा ये जो पैड था ना, इंक पैड, ये जो स्टैम्प पैड जिसपे आमतौर पर हम अंगूठा वूठा कोई स्टैम्प पेपर पे लगाना हो या कोई भी सरकारी दस्तावेजात पे, वो बहुत नाकिस था, पुअर क्वालिटी का था और उसमें गन्ने का छिलका इस्तेमाल किया गया था। मैंने अभी हाल ही में जो लोग इस वोटों की तस्दीकी अमल से मुंसलिक हैं उनमें से एक बड़े सीनियर ऑफिशियल से पूछा तो उन्होंने कहा कि इंक इतनी पुअर क्वालिटी की थी कि अगर यूं करके किसी स्याही की वो दुआत के अंदर बाकायदा अंगूठा डिप करके तो आप पेपर पे लगा दो तो एक धब्बा सा बन जाएगा ना, ऐसे उसके वो धब्बे पड़े हुए हैं। क्योंकि आम तौर पर एक बिल्कुल आम जो स्टैम्प पैड मार्केट से दस्तयाब है, $1 का पुराने ज़माने से हम बचपन से देखते आ रहे हैं, स्टैम्प पैड पड़ा होता है, उसके ऊपर आप अंगूठा लगा के स्टैम्प पेपर पे लगाएं तो जितना पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो 50-50 साल से उसी अंगूठे के ऊपर चल रहा है और सारी सरकारी दस्तावेजात भी। तो ये जिन लोगों ने काम गलत किया उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हुई? कोई नहीं हुई, अभी नहीं हुई। अच्छा सुने, एक और बात है, मैंने एक ग्लास उठाया ना, है ना, मेरा पूरा अंगूठा भी इसको नहीं लगा मगर इसके ऊपर से वो उठा लिया जाएगा फिंगरप्रिंट। अच्छा मैं कोई भी चीज़ टच करूंगा तो फिंगरप्रिंट उठा लिया जाएगा, है ना, फिंगरप्रिंट उठा लिया जाएगा। तो लिहाजा ये तो कौम को बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है मगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही और हमारी नेगोशिएशंस फेल हो रही हैं क्योंकि ये जो आज मैंने बात रखी है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो मुझे लगता है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग से हमने 4 हल्कों से शुरू किया था, जितना वक्त गुजरता जा रहा है हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, एक बहुत सारे हल्के हैं इसके अंदर, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ जंग की, है ना, फैसल साले आयात 81,000 वोट पड़े उनको, उनके मुकाबले में GM लाली साहब थे PMLN के, फैसल साले आयात इंडिपेंडेंट थे, GM लाली थे PMLN के, उनको 94,000 वोट पड़े मगर और 13,000 वोट का फर्क है। मगर एक्स्ट्रा बैलेट पेपर जो इनके यहाँ छपे वो 65,783। अच्छा जी अब ये बताइए, ये जरा फैसल सालेह याद साहब को भी लाइन में लवाइए ना जी, उनसे भी पूछते हैं, ये उनके हल्के का नाम ले रहे हैं तो पूछते हैं। हाँ अच्छा अब आप ये बताइए कि वो क्या करेंगे, यानी ट्राइब्यूनल का वक्त तो खत्म हो गया, क्या ट्रिब्यूनल में गए फैसल सालेह याद? मुझे नहीं मालूम, अभी पूछते हैं उनसे। मैं ये कह रहा हूं, कमर कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी साथ बात करते हैं। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब मुझे याद पड़ता है, अभी मैंने आपके आने से पहले आपको कोट किया, आपने मुझे बताया था कि वोटिंग डे के ऊपर एक तो थ्रू कंप्यूटर रिजल्ट आने ही थे, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको शायद ये भी हिदायत थी या उनको मोबाइल फोन दिए गए थे कि उसके जरिए जो अगर डाटा वैसे नहीं आ सकेगा उसकी वो तस्वीर बना के भेजेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल नजीम मलिक साहब, ये हमें यूरोपियन यूनियन वालों ने, फॉफन और यूरोपियन यूनियन वालों ने बताया बाकायदा एक सेमिनार वर्कशॉप में, और मैं अकेला नहीं था और बहुत सारे लोग और भी थे मौजूद सारी जमातों के,
और उन्होंने बताया कि जी हमने आरओस के लेवल पे तो परफेक्टली था और उनको हमने कंप्यूटर्स भी दिए, उनको हमने बाकी भी इक्विपमेंट फ्राहम किया और साथियों को कायरा मोबाइल फोन भी दिए जिनमें ये फैसिलिटी थी। कायरा साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, यहाँ लाइव कट कर रहे हैं हम इमरान खान को। मैं दोबारा आपको लेके वापस इसी नुक्ते पे फिर वापस आता हूँ। लाइव इमरान खान दिखाइए। आपका जज्बा है और यही इंशाअल्लाह जुनून है जो हमें कामयाब करेगा एक नया पाकिस्तान बनाने में। और परसों 30 नवंबर के तारीखी जलसे में और तारीखी धरने में इंशाअल्लाह ताला जब कौम यहाँ आएगी, लाखों लोग यहाँ आएंगे, फिर खान साहब को बताएंगे कि आगे क्या करना है। बहुत मेहरबानी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम लाइव कट करके डी चौक में पहुंच गए थे, जहां बकौल हुकूमत वक्त वहां पर लॉ से एक भागे हुए इश्तहारी इमरान खान मौजूद हैं। लाइव हम दिखा रहे हैं लेकिन उनको पकड़ने के लिए जा नहीं रहे। और मेरे ख्याल में दूसरे इश्तहारी इस वक्त मेरे पास बैठे हैं। आप भी इश्तहारी हैं डॉक्टर? मैं भी इश्तहारी हूं। लो जी। और दहशतगर्द भी हूँ। दहशतगर्द भी है, वो पहनी हुई है, जैकेट वैकेट पहन के आए हुए। यार अगर आप देखें जब ये थोड़ा सा पीछे होकर बैठो ना जी, कोई फासला रखना चाहिए। एंटी टेररिज्म बिल जब आया ना 7 और 8, हमने इसको अपोज किया। हमने कहा कि यार तुम सियासी एतबार से इस्तेमाल करोगे। इन्होंने हलफ उठाए, कस्में खाई कि नहीं हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, और हमने भरोसा भी किया इनका। मगर हमने बिल को वोट नहीं दिया, हमने उसके अगेंस्ट वोट दिया। मगर वो देखो ना, कानून भी ख़राब कर रहे हैं, उसका इतलाक़ भी ख़राब कर रहे हैं, उस कानून को भी कमज़ोर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब लेकिन आपकी कराची में तो धाक बैठ जाएगी कि दहशतगर्द और इश्तहारी। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ है जी, अभी नहीं आए, अभी लाइन मिलवाइएगा जी कायरा साहब से। हमारा सवाल अधूरा रह गया था, हम उनसे तफसील लें। डॉक्टर साहब आपके फ़ायदे में जाएगी। पाकिस्तानी सियासत में ये ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है, काफ़ी जगहों पे फ़ायदा भी आ जाता है इसका। नहीं फ़ायदा यार, देखो पुरानी सियासत जो थी ना, स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसके अंदर ये था कि लोग गिरफ्तार होते थे मगर कायदे आज़म कभी गिरफ्तार नहीं हुए। मगर लोग गिरफ्तार होते रहे, सब लोग गिरफ्तार होते रहे। और पाकिस्तान का स्ट्रगल जमहूरियत का है, वो गद्दारी से भरा हुआ है। यानी गद्दारी इस माना करके कि वली खान को गद्दार कह दिया, किसी और को गद्दार कह दिया, तो गद्दार डिक्लेयर करना, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स चलाना, और इस तरह से गिरफ्तार कर दहशतगर्दी एक्ट्स के अंदर उनको ट्राई करना, और फिर ये कहना कि कोर्ट तो है, कोर्ट में जाओ। तो इस वजह से इमरान खान कोर्ट में नहीं गए कि देखो ये इसी चक्कर में फांसते हैं। और इसी तरह से खैर हम तो फिर भी बच जाते हैं, जो गरीब जिस तरह से फंसाया जाता है यार, इस बात चीज़ें हमारी माजी की सियासत में वो बहुत काबिल अफसोस थी। मोहतरमा को, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को और नवाज शरीफ साहब को, इनको कभी कोई बंदा सिक्योरिटी रिस्क कह देता था, कभी कहता था कि जद्दा भाग गया। बेनज़ीर साहब को कहा, तो ये चीज़ें कहनी नामुनासिब थी। उन्होंने हमारे इन लीडरान की जो स्टेचर था ना, उसको कंप्रोमाइज़ किया। तो मेरे ख्याल में लीडरान के लिए ऐसी चीज़ें दहशतगर्द वाली ना इस्तेमाल हो तो बेहतर है। कमरजमान कायरा साहब दोबारा हमारे साथ हैं। कायरा साहब, आपका सवाल अधूरा रह गया था, मैं सवाल भी दोहरा दूं। हमने लाइव कट कर लिया, माजरत चाहता हूं उसके लिए। तो लेकिन सवाल दोहराऊंगा ताकि सुनने वालों को आसानी हो जाए। मैंने आपके ज्वाइन करने से पहले कोट किया आपको नाम लेके कि इंतखाबात में कंप्यूटर सिस्टम के अलावा ये भी सहूलत थी कि जहाँ से डेटा वैसे प्रोवाइड नहीं हो सकेगा फॉर्म 14-15 का, वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या आरओस अपने मोबाइल से तस्वीर खींच के इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है, ऐसी चीज़ हुई? जी बिल्कुल मलिक साहब, हुआ यह था कि यूरोपियन यूनियन ने और यूएनडीपी वालों ने, इन्होंने मिलकर इलेक्शन कमीशन के साथ उनको बहुत सारी जो सपोर्ट फ्राहम की। उसमें ये मशीनरी की सपोर्ट भी थी, जिसमें फैक्स मशीनें थी, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स थे, और उन्होंने स्पेशली आरओस को कई जगहों पे प्रेजाइडिंग अफसर को भी, आरओस को नेसेसरीली हर आरओ को बाकायदा टेलीफोन दिया गया कि अगर बिजली का निजाम फेल हो जाता है और आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता, तो आप उससे जो ही आपके पास वो आते जाते हैं फॉर्म, उसको स्कैन करते जाएंगे और स्कैन करके उसको वेब पेज डालते जाएंगे उसके इलेक्शन कमीशन के। तो फोन दिए गए,
फोन दिए गए, ये बात आप तस्दीक कर रहे हैं। फोन दिए गए, प्रोवाइड किए गए। अच्छा, मैं कह रहे साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मैं ब्रीफली फैसल सोले हयात साहब का भी अभी नाम लिया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, तो फैसल सोले बड़ी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ है, मैं जरा जल्दी से उनसे भी पूछ लूं, आपने कितने हजार वोट का जी इनके हल्के में इजाफी छापे गए, जंग के हल्के? जी इजाफी छपे 65,783 65,783। फैसल सोले हयात साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम नदीम साहब। फैसल साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि आपके हल्के में तकरीबन 66,000 इजाफी वोट छपे और आप 13,000 वोट से नून लीग के कैंडिडेट से इंतखाबात हार गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जी लाइन हमारी कट तो नहीं गई? हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप ट्रिब्यूनल में गए, आपने जानने की कोशिश की? फैसल साहब की लाइन कट गई है शायद, साहब की लाइन ड्रॉप हो गई जी, दोबारा मिलवाइएगा। दोबारा कह रहे साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ। फॉर्म 14-15 कहाँ गायब हो गए? देखिए नदीम साहब, इस वक्त जो कजिया खुला हुआ है ना मुल्क के अंदर, इमरान खान साहब एहतजाज पे हैं, हुकूमत डिनाइल मोड में आ गई है, इस वक्त उनको एक एज मिला। अब इसको किसी तरफ लगाना पड़ेगा। अब ये बहस जो पुरानी एनर्जी के वोट धांधली हुई कि नहीं हुई, अब ये मामला उससे आगे चला गया है। बहुत सारे हल्के खुले हैं, जो खुले हैं वहां पे धांधली साबित भी हुई है, उसको भी छोड़ दीजिए। अब एक लड़ाई इतनी बड़ी खुल चुकी है, उसको किसी तरफ लगाना पड़ेगा। हम तो इलेक्शन कमीशन से ये कह रहे थे कि पूरे मुल्क के अंदर को 70,000 पोलिंग स्टेशन थे मोर और लेस, और 70,000 पोलिंग स्टेशनों का ये भी एक तरीकाकार था कि जो फॉर्म 14 फॉर्म 15 है उसको वेब पेज पे डाल दिया जाता है। अगर उन्होंने नहीं डाले उसके ऊपर बाकायदा मोहर लगानी होती है। आरओ ने या जो उनका प्रेजाइडिंग अफसर या असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसर होता है, उसने अपना शनाख्ती कार्ड लिखना होता है, मोहर लगा के अपना अंगूठा लगाना होता है। तो इलेक्शन कमीशन को हमने कहा, बार बार कहा, मीडिया ने कहा कि भाई आप कम से कम वो जो फॉर्म है वो तो टेस्ट करा लो ना। उसके ऊपर भी अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई, कह रहे सर? है जी, उसके ऊपर भी कोई पेशरफ नहीं है, वेबसाइट पर वो नहीं डाला गया। जीरो। मैं नदीम मलिक साहब, यही तो हम सीखते हैं खुदा के लिए। इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा हंगामा है। इलेक्शन कमीशन जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में पिछले 1.25 साल से, वो सो गया है। कई जज साहबान आए हैं, कमीशन है कि वो हिलने को तैयार नहीं है, ना वो अपने ट्रिब्यूनल से पूछता है। कह रहे सर, मैं करेक्शन करने को आपकी इजाजत से फैसल साहब से दोबारा बात कर लूं, वो पाकिस्तान से बाहर है, उनकी लाइन में डिस्टॉर्शन है तो मुश्किल से कनेक्ट हो रही है, तो दोबारा मेरे साथ आए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे ब्रीफली बात करूं। बिल्कुल करें जी, बहुत शुक्रिया। 66,000 फैसल सोले हयात साहब इजाफी वोट छापे गए बकौल डॉक्टर आरिफ अलवी के, आपके हल्के में 66,000 के करीब वोट इजाफी छपे। वो कहते हैं कि आप 13,000 वोट से इंतखाबात हार गए। क्या आपने ट्रिब्यूनल से फॉर्म 14-15 की डिटेल्स हासिल की कि हुआ क्या? नदीम साहब, मैं जिस तरह आपको मालूम है मैं मुल्क से बाहर हूँ, मेरे पास पूरा डेटा तो है नहीं, लेकिन आपके साथ आपके बहुत सारे और दूसरे प्रोग्रामों में मैं अपना ये डेटा जो है मैं दिखा चुका हूँ। इलेक्शन में जो रिगिंग मेरे हल्के में धांधली जो हुई थी, मैसिव धांधली, एक छोटे मामूली मेरे हल्के में जो वोटिंग परसेंटेज आती रही है ना जी इस इलेक्शन से पहले, वो अराउंड 40% आती रही है। ठीक है, आपकी इस इलेक्शन में 40%, 39%, 40-41%। ये 2013 के इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 63-64% थी। तो ये आप खुद देख लें, ये जो 22-23% इजाफा हुआ है वोटों का, ये कहाँ से हुआ है? अब मैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में गया हूँ, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में और ये जो बात अब मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और इसी पे कोई भी इलेक्शन जो हो वो उसका दारोमदार इसी पे होता है। फॉर्म 14 जो है वो बेसिस होती है किसी भी इलेक्शन रिजल्ट की, और फॉर्म 15 होता है। मैंने फॉर्म 14 और 15 मेरे 330-31 पोलिंग स्टेशन थे, उसमें से 160 पोलिंग स्टेशन, ऑलमोस्ट आधे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जिसके ऊपर फॉर्म 14 और 15 के प्रिजाइडिंग अफसर नहीं है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं है, उसके साइन ना प्रिजाइडिंग अफसर के साइन है। और सिर्फ मैं नदीम साहब, एक आप ये समझने की बात है, बड़ी ये देखिए टेक्निकल बातें, ये समझने की बातें होती हैं। फॉर्म 14 के ऊपर, हर फॉर्म 14 के ऊपर जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके पोलिंग एजेंटों के साइन होने जरूरी होते हैं, तब उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है। और अगर और ये आप अगर पढ़े ना, जो हमारी जो ये आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ 331 160 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, 160 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं है। नहीं है, मैं तो वो तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ही नहीं बनता फैसल साहब।
मैं एक मिनट मेरी पूरी जरा मुझे मुकम्मल करने देना। सिर्फ प्रेजेंट हर पोलिंग एजेंट जो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनके साइन होते हैं उस पर। और अगर बिलफर्ज कोई पोलिंग एजेंट वहाँ साइन करने से इनकार कर दे तो प्रिजाइडिंग अफसर का पे ये कानूनी फर्ज है। ये जो रोपा एक्ट है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रिजाइडिंग अफसर उस पर रीजन रिकॉर्ड करेगा कि फलाना जो एजेंट है उसने दस्तखत नहीं किए। तो 161 पोलिंग स्टेशन है मेरे जिसपे ये डिस्क्रिपेंसियां ओपनली जो मैंने इलेक्शन पिटीशन में मैंने ट्राइब्यूनल के सामने दिखाई। बट अब मैं ट्राइब्यूनल से क्या बात करूं जी, मैं यहाँ पे हम कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। आप देखेंगे वो तो मजाक एक है। मेरे केस में ट्राइब्यूनल ने खुद ही इतने तजादात से उन्होंने फैसले दिए हैं एक साल में। अब यहाँ पे बात मैं डिटेल शायद आपको इतना वक्त ना हो। नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है, लेकिन मुझे ये बता दें कि इस 161 पोलिंग स्टेशन के ऊपर ट्रिब्यूनल ने क्या पोजीशन ली जिसके ऊपर आप कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत ही नहीं है, तो ये तो वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं बनता। उन्होंने जो जजमेंट दी है उस पे उन्होंने इस पे कोई जिक्र नहीं किया, जिक्र ही नहीं किया, बड़ा कन्वीनियंटली। बाकी उन्होंने कह दिया कि जी कोई रिगिंग नहीं हुई। तो आपको फिर हाई कोर्ट में जाना चाहिए इसके ऊपर। मैं गया नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, उसके बाद अपील होती सुप्रीम कोर्ट में। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ, अपील मैं गया हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में है, आपका केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? जी सुप्रीम कोर्ट में अभी लगा नहीं, अभी लगना है केस। मैंने तो 2 महीने पहले अपील फाइल कर दी थी वहाँ पे जी, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में। तो फैसल साहब आपका शिकवा आरओ से है या किसी और से? आपका शिकवा किससे है, किसने की धांधली? आरओ ने। और किसने की? आरओ ने की। आरओ ने और पंजाब हुकूमत ने। पंजाब हुकूमत ने धांधली की। पंजाब हुकूमत ने तो तबाही की धांधली की है। तबाही की धांधली की। रिकॉर्ड आपके हल्के के अलावा भी कहीं आपका ख्याल है कैसा काम किया उन्होंने? मैंने, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं सेठी के खिलाफ मैं बहुत दफा अदालतों में जा चुका हूँ। वो हत्या इज्जत के हवाले से जब वो फ्राइडे टाइम्स में लिखा करते थे मेरे खिलाफ। सही। तो अब तो उनके पास एक मौका था मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का। एनीवे मैं वो किसी टीवी पे आके वो बात मेरे खिलाफ करेंगे, मैं बात नहीं करूँ। मैं इस वक्त मेरे सामने होंगे तो बात करूंगा मैं। बट इससे बड़ी धांधली क्या हो सकती है? आप सिर्फ एक बात आप देख लें, सारे सेक्रेटरी चेंज किए गए पंजाब हुकूमत के सिवा सेक्रेटरी एजुकेशन के और होम डिपार्टमेंट के असल में। और जितने और मेरे हल्के में जो तो आपका ख्याल है कि होम डिपार्टमेंट के और सेक्रेटरी एजुकेशन को क्यों तब्दील नहीं किया गया? आपसे कोई उनकी मुखासमत थी? नहीं, मेरे से नहीं थी, मेरे पूरे पंजाब में ही। देखिए मैं अपने हल्के की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूं। क्योंकि इलेक्शनों में सबसे ज्यादा जो पोलिंग स्टाफ होता है जो निचले दर्जे का, वो होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो वो जो चल रहा था पिछले हुकूमत का सेक्रेटरी एजुकेशन, उसी को तसलसल जारी रखा गया। कंबोज साहब, असलम कंबोज साहब। और दो ही तो शोबे होते हैं सूबे में। अच्छा, मेरे पास ब्रेक आ गई है, मैं माजरत चाहता हूँ आपके फैसल साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें वक्त पाकिस्तान से बाहर है, मसरूफियत से वक्त निकाला। मेरे पास ब्रेक आ गई है, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका फैसल साहब। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर 2013 के आम इंतखाबात को मुतनाज़ा साबित करने के लिए बेसरोपा गुफ्तगू की है। मौसूफ ने कई रोज़ पहले से ये ऐलान कर रखा था कि वो सो कॉल्ड धांधली के सबूत कौम के सामने लाएंगे, लेकिन आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खोदा पहाड़ और निकला चूहा के मुतरादिफ है। जी, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ था ही नहीं। आबिद शेर अली साहब हमारे साथ हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर। आबिद शेर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब, आबिद साहब, आपका रद्दअमल क्या है? पीटीआई वालों ने क्लेम किया है कि कोई 53 लाख इजाफी वोट छापे और ये शायद उनका दावा यह है कि ये रिगिंग में इस्तेमाल हुए। मैं समझता हूँ कि ये पिछले कोई 90 दिन से ऊपर ही हो गया है कि कौम के साथ मतवातर झूठ बोला जा रहा है और इसका कोई सबूत भी नहीं है। और मलिक साहब, अफसोस की बात यह है कि नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस जो कोर्ट के अंदर पेश किया हो या किसी चीज को सबूत ला के पेश किया हो, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि धांधली हो गई है, कि ये हो गया। मुझे बताएं
कि कौन सी इलेक्शन कमीशन इमरान खान के कहने पे बनता है, जो आरओज हैं वो पॉइंट्स इमरान खान के मशवरे के बाद होते हैं, और अपना जो भी इनका कॉन्फिडेंस है इन्होंने शो किया उसके ऊपर फखरुद्दीन इब्राहिम साहब के ऊपर। अफसोस की बात यह है कि जहां पे ये जीत जाएं वहां पे मलाइका वोट डाल देते हैं, जहां पे हार जाएं कहते हैं जी कि धांधली होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साहब के साथ मिले हुए थे फलां। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब इलेक्शन मैंने फर्ज करे इलेक्शन लड़ा, 8-9 बजे तक मेरे पास 90% मेरे पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट मेरे पास मौसूल हो चुके थे। मौसूल होते हैं, हम अपनी पार्टी लीडरशिप को बताते हैं, नॉट इवन ए सिंगल वोट जो चैलेंज हुआ हो, जब पीपल्स पार्टी ने किया हो या किसी इनके पीटीआई के लोगों ने किया हो। और ये भी आप काउंट करें कि इन्होंने कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ा। आबिद साहब, लेकिन आपके ख्याल में ये, मैं अगर एक मोटा सा ये सवाल करूं, मेरे ख्याल में बहुत अनफेयर होगा कि अगर ये कहें कि नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी सारा कुछ करना। नवाज शरीफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उसमें अगर जिन लोगों का इंतजाम करना था उनकी जिम्मेदारी पहले बनती है। आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अगर किसी पे जिम्मेदारी आयद करनी हो कि इरेगुलरिटीज थी, छोटी थी या बड़ी थी, तो जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, किसे पकड़ा जाए सबसे पहले? देखिए मलिक साहब, अगर इंडिविजुअली किसी ने अपने ताई कोई हलकों में कोई 19-20 की हो तो ये वहां पर जिम्मेदारान जो इनके पीटीआई के कंटेस्टर थे या इनके इलेक्शन लड़ने वाले थे, आरिफ अरजी साहब लड़ते हैं, सपोज के कराची से इलेक्शन लड़ते हैं, अगर मैं इनका मुखालिफ कैंडिडेट हूँ मुझे तो मौके पर वो काम पर इनके वहां पे जो इनके पोलिंग एजेंट्स थे मलिक साहब, वहाँ पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 30 सालों से इलेक्शन, 35 सालों से इलेक्शन लड़ते। लेकिन क्या आबिद शेर अली साहब, हमें इलेक्शन कमीशन को नहीं पकड़ना चाहिए कि आपका काम था इंतखाबात करवाना? ये रोज सवालात उठ रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते भाई? आप इंडिपेंडेंट बॉडी हैं। मलिक साहब देखिए, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप माजी में भी इलेक्शन होते हैं और आपने भी देखा, मुझे ये बताएं कि अगर आप सुबह उठ के इल्जाम लगा देते हैं किसी पे, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, सुनी सुनाई किसी ने जी फलान आदमी रिटायरमेंट के बाद बयान दे देते हैं, जब ये साहिबान अपनी सीटों पे बैठते हैं, इनको खुदा ने तौफीक नहीं दी कि सच बोलने, बाद में आके ये हाजी कुदरतुल्लाह बन जाते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। जब सीटों में बैठते ही अंधे होते हैं, उस वक्त ये पैसे लेते हैं, रिश्वतें खाते हैं, उस वक्त इसको नजर नहीं आता। और इसके अलावा मुझे अफसोस होता है कि जब फिर आप अपने टीवी चैनल पे लाकर आपको मुकरू चेहरे दिखाते हैं जो अपनी पोजीशनों पे होते हैं, उस वक्त वो कुछ नहीं करते, फिर बाद में आके आपके पास रोने रोते हैं जी कि ये हो गया वो हो गया। उस वक्त इनको मुझे बताएं कि सबसे पहले तो इनको हथकड़ी लगनी चाहिए जो मौके पे मौजूद होते हैं। अच्छा, उस वक्त इनके मेरे ख्याल में पड़ा होता है। काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल आपने किए हैं। अब दूसरे फ्रेंड को जवाब भी दे लेने, काफी सख्त अल्फाज हो गए। मैं क्योंकि आमतौर पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, मैं भी नहीं करता, लेकिन अफसोस ये है कि पिछले चंद महीनों के साथ पूरी कौम को आपने एक ही चीज दिया है कि जी धांधली होगी है, फलान झूठ बोल रहा है, कोई सबूत नहीं है, कोई ठोस। अच्छा आबिद भाई, आप रुके ना, 2 मिनट साथ रुके। पहले ये अफजल खान साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, ये जिस वक्त इंतखाबात हो रहे थे, मैंने पहले भी एक दफ़ा पूरी कहानी सुनाई थी कि इश्तियाक अहमद साहब बड़े भले आदमी, मुझे इलेक्शन कमीशन में ये लोग लेकर गए, अपने कंप्यूटर रूम का सिस्टम दिखाया, ये सिस्टम है, ऐसे इंतखाबात होंगे और ये हमने बनाया, साफ सुथरा होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अफजल साहब, ऐसी बात हुई थी? बिल्कुल ऐसी हुई थी और हमारी इंटेंशन ऐसी थी। जिम्मेदारी थी साफ शफाफ इंतखाबात कराना, ना आरिफ अलवी साहब की थी, ना इमरान खान की थी, ना ही नवाज शरीफ साहब की थी। क्यों नहीं आप करवा सके? यही बड़ा अहम सवाल है और मैं चाहता हूं कि मैं तो आपके हुक्म की तामील में यहाँ हाजिर हूं कि आप क्यों नाकाम हुए? नाकाम मुझे आपकी इंटेंशंस पे शक नहीं था, मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा दोहराता हूं, हुआ क्या? अभी आप हमें वक्त देंगे, एक तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो आबिद शेर अली साहब को थोड़ा सा जवाब छोड़ें जी, आप अच्छा चलें अपनी बात करिए। असल में जो हकीकत होती है वो तल्ख होती है। तल्ख दवाई देने वाला डॉक्टर भी जो है ना, उससे बच्चा आगे रो रहा होता है, हालांकि उसे अगर मलेरिया होती है तो उसको कुनीन जरूर खिलाना पड़ता है। अच्छा, क्विक फायर करते हैं ना, इलेक्शन में धांधली हुई, लाजिमन हुई है, किसको शक है? इनके अपने लीडर ने भी कहा है कि हुई है। मुझे शक है, क्योंकि आप लोग कहते थे कि बड़ा साफ सुथरा होगा, क्यों नहीं करवा सके आप? हम नहीं करा सके इसलिए कि जो इंतखाबात का तरीकाकार था उसको अंडर सीज, उसको
आप समझें कि गन पॉइंट पे, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि किसने गन पॉइंट पे रखा? हाँ, बड़े हाँ, सख्त लफ्ज बोल रहे हैं। गन पॉइंट किसकी थी? बात यह है कि हमने इलेक्शन कराना था। मेरी जाती राय और इश्तियाक अहमद खान की राय ये थी कि हम अपने अफसरों से इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उस वक्त फखरू भाई और ये चारों मेंबर जो आज भी मौजूद हैं, इन्होंने हमारी तजवीज़ को रद्द किया, जिसमें हमने ये कहा था कि इलेक्शन हम अपने अफसर से इसलिए कराते हैं कि उसका कैरियर आपके हाथ में होता है। तफसीलात में ना जाएं, आपका ख्याल था अपने अफसरों से कराएं। हाँ। चारों अरकान का ख्याल ये था कि जुडिशरी से करवाएं। जुडिशरी से कराएं। जुडिशरी को खत कब लिखा गया? सबसे पहला खत अक्टूबर 2012 में मेरे ही दस्तखत से गया। आपने खुद लिखा? मेरे दस्तखत से गया। उस पर जवाब क्या आया? उसमें यही जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था, फाइल जो नीचे से गई उसमें मैंने ये लिखा था और सेक्रेटरी साहब ने कि जी ये हम, या तो मेरा ख्याल ये था कि हम पूरी तरह अपने अफसरों से कराएं। सेक्रेटरी साहब का ख्याल ये था कि नहीं, DRO जुडिशरी से ले लें और RO जो है रिटर्निंग अफसर, वो इलेक्शन कमीशन का अपना बंदा हो। ये दोनों तजवीज़ें रद्द हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि नहीं, हम जुडिशरी से ही तमाम अफसर लेंगे। उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन था? उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड, अब रिटायर हो गए, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस? एक्टिंग चीफ था और मैं एक्टिंग सेक्रेटरी था। वो खत उनके जमाने में गया? ये एग्जैक्ट इफ्तिखार चौधरी साहब से मिलने कौन गया था? मुलाकात भी एक हुई थी जिसमें आरोज की दरखास्त की गई थी। नहीं, उसमें इलेक्शन कमीशन ही गया होगा, उसमें मैं नहीं था। लेकिन ये जो, हाँ, उसमें बाद में फखरू भाई गए थे। और फखरू भाई से पहले अगर मैं एक आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब और जस्टिस कियानी साहब भी मिलने गए थे, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब ने, मैं ये सुनाई नहीं सुना रहा, सही बाकायदा बता रहा हूँ आपको, कि उन्होंने कहा कि आरोज एक शर्त पे मिलेंगे, क्योंकि पॉलिसी ये थी कि जुडिशरी इस इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी, ये जुडिशल पॉलिसी का हिस्सा थी। तो जब आप लोगों ने दरखास्त की तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पे दूंगा कि आरोज आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, आपको जवाबदेह नहीं होंगे। अब मैं यही कहता हूं कि अब ये आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। हाँ, अब इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, आपकी अपनी रिपोर्ट है। बात यह है कि आप एक घर किसी से बनवा रहे हैं ठेकेदार से, और उसको कहते हैं कि जी आप उसकी क्वालिटी के लिए, उसके स्टैंडर्ड के लिए वो मेरे जवाबदेह नहीं होंगे। नहीं, लेकिन मुझे तो आपसे पूछना चाहिए ना, आप पहले क्यों नहीं बोले? आबद शेर अली का सवाल 100% दुरुस्त है कि आज आप बोल रहे हैं टीवी पे, आप पहले क्यों नहीं बोले? आपने पहले बुलाया ही नहीं। आपने पहले बुलाया? जब आप इन सर्विस थे, मैंने 4 प्रोग्राम किए इलेक्शन से पहले, तो मैं तो आपके पास आता रहा हूं। लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि इंतखाबात में धांधली होने वाली है। आप तो कह रहे थे हम साफ करवाएंगे, बिल्कुल सही तरीके से देखिए, जो हमारे उस वक्त की, ये बहुत आपका, मुझे बहुत से लोग जो नहीं चाहते पॉलिटिकली या उनकी मिजाज के मुताबिक मेरे जवाबात नहीं होते, तो वो लोग ये कहते हैं कि आप आज ये बात क्यों कर रहे हैं। भाई, उस वक्त हमारी तो नीयत भी नहीं थी, हमारा ख्वाब ख्याल ही नहीं था। हम तो सब इस परसूट में थे कि ये एक ऐसा इलेक्शन होगा। कर कौन गया जी? आप हमारे साथ बड़ा लंबा हाथ हो गया। किसने? के साथ लंबा हाथ किसने? आप शुरू करें जहां से। देखिए, रिटर्निंग अफसर को आप, ये 55 लाख 53 लाख कहते हैं वोट इजाफी छपे, वोट छपवाना आपका काम था। आप साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, जरा पूछ लें जरा इनकी, पहले आज थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी हो जाए। पहले अफजल साहब की भी एक नहीं 10 सवाल की इनको इजाजत है। आप पूछेगा 53 लाख वोट किसने इजाफी छपवाया? आपने। ये जो कहते हैं, अब मुझे इसका पता नहीं कि जिस वक्त इलेक्शन हो रहा होता है, आप हमारे इलेक्शन कमीशन ही से इसको ऑफिशियली पूछा जाए कि आप बताएं कि आपके टोटल वोटर्स जो आज इन्होंने चीजें सारी बताई हैं, इसके बारे में इनको इलेक्शन कमीशन। अच्छा, आमतौर पे तरीकाकार क्या होता है? अभी मैंने इनसे मैं आपको सिंपल तरीकाकार बताता हूं। जैसे 100 है ना, कि कहीं पे अगर 80 वोट्स हैं, 90 वोट्स हैं, तो हम 100 की काफी 100 की होती है, आपको पता है, जिसमें 100 वोट होते हैं हर में, वो राउंड फिगर में देते हैं। उसमें चंद हजार तो बढ़ सकते हैं, लेकिन लाखों कभी नहीं बढ़ सकते। अगर ये हुआ है जैसे इन्होंने आज कहा है, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। अच्छा, इन्होंने आरिफ अलवी साहब ने अभी एक फिगर मेरे सामने रखी, मैं इनकी फिगर दोहरा रहा हूं कि NA 125 लाहौर ख्वाजा साद वाला हल्का, जिसपे 4 हल्कों में से ये मुतालबा कर रहे हैं तहकीकात कराने का, 120,000 1,20,500 इजाफी वोट छापे गए। मैंने फिगर दुरुस्त बोली? जी हाँ, 1,20,515। 515 ये क्यों छापे गए? ये इलीगल है। तो आप जवाब देना, क्यों छापे आपने? आप ही ने छापे ना, मैंने तो नहीं छापे भाई। ये किसने छापे हैं? ये इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आप जब आप भी सवाल कर लें, फिर मैं आरिफ अलवी साहब की तरफ दोबारा आऊंगा।
मैं देखिए जी, आबिद साहब आपकी आवाज खराब होने लगी, अगर आप किसी खुली जगह पे आ जाएं तो आवाज क्लियर हो जाएगी। मैं बिल्कुल आवाज क्लियर है। आप ठीक है, आप ठीक है। इलेक्शन इन साहिबान ने कराए और सबसे पहले जो ये साथ बैठे हैं, मुझे तो इनका नाम भी नहीं आता, इन्होंने सबसे पहले आकर इलेक्शन की शफाफियत पे बात की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिफेंड किया। अब मुझे बताएं कि मैं, फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं जुबान सख्त इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरे अल्फाज सख्त होते हैं। नहीं, बड़े आदमी है, इज्जत से बोला जाए, क्योंकि इनकी इंटेंशन के हवाले से मैं खुद कह रहा हूँ कि इनकी इंटेंशन मुझे कहीं नहीं लगी डाउटफुल। जी, मेरा सवाल ये है कि ये मुझे आप बताएंगे कि मैं सख्त बात करता हूँ, मुझे ये बताएं कि इन साहब ने इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन कमीशन पे बुछाड़ हुई, इन्होंने डिफेंड किया। अगर इनके बाद में उस पर कोई थी, कोई नाइली थी, कोई बताते हैं कौम को, क्योंकि इनको एक्सटेंशन चाहिए थी, गवर्नमेंट ने इनको एक्सटेंशन नहीं दी, आगे फिर भांडे फोड़ते हैं और खुद पीटीआई को ज्वाइन करके मैं आरिफ अलवी साहब जब भांडा तो तब फोड़ा जाता है ना कि उसमें सच्चाई हो, तब भांडा फोड़ा जाता है, अदरवाइज तो फिर झूठा इल्जाम होता है। इन्होंने भांडा फोड़ा या झूठा इल्जाम लगाया? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि डिफेंड किस चीज का किया इलेक्शन कराने के बाद? इन्हीं साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भरपूर दफा किए इन्होंने अपने कराए हुए इलेक्शन का। अच्छा, पूछ लें इनसे, पूछ लेते, बताइए अफजल साहब। पहले मैंने इनसे ये पूछना है कि आबिद शेर अली साहब, आप मुझसे बाद में पूछिए। नहीं, आप ही के सवाल में ये है कि मैंने एक्सटेंशन मांगी। अगर ये साबित हो जाए कि मैंने एक्सटेंशन, देखें आपका पाकिस्तान के इलेक्शन को डिफेंड किया कि नहीं किया? मैं इलेक्शन कमीशन में जब तक था तो इलेक्शन कमीशन एक मुअज़्ज़ज़ इदारा था, उसकी लोग रिस्पेक्ट करते थे यार। मलिक साहब ये क्या बात? और हमने उसके, मेरी बात सुने, आपने कोई आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है मलिक साहब, अब मुझे आर्गुमेंट की किसी जरूरत नहीं है। आपके आर्गुमेंट के नहीं, लेकिन जो आपने इल्जाम लगाया है उसके सबूत की जरूरत होगी। और मैं ये नदीम मलिक साहब के पास छोड़ता हूँ, इसलिए कि देखो आप लोगों के ऊपर जब भी कोई बात आती है तो आप कहते हैं फलाने का घर है, और आपका अल्लाह के पास छोड़े आप, ये मैं और अल्लाह को हम जवाब दे। चलो एक बात कर लेते हैं, मुझे बताएं, एक बात कर लेते हैं आबिद शर्ली, एक बात कर लेते हैं। आप करिए, बात पूरी करिए, क्या बात करनी? आबिद शर्ली साहब, आप मुझे बताएं कि इन्होंने इलेक्शन को डिफेंड किया कि नहीं? मुझे आप ये बताएं, करवाने के बाद उन्होंने डिफेंड किया। इलेक्शन कराने के बाद तो खैर मैं तर्जुमान ही नहीं रहा था, मुझे उससे तर्जुमानी से इलेक्शन से पहले ही हटा दिया गया था। मौजूद है? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। आपका मेरे ख्याल में आपका हाफजा जवानी में काफी कमजोर हो गया। आप ये दोबारा देख लें, और नदीम साहब को मैं कहता हूँ कि वो किसी वक्त आपको रिकॉर्ड के साथ बुलवाएं और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। हाँ, ले आए माशाल्लाह। अच्छा आबिद साहब, एक इशू हुआ था, मैं आपको बता दूं, अफजल खान साहब ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल ऐसे किए थे कि हम बड़ा सख्त कड़ा एहतसाब करेंगे और पता नहीं क्या छाननी में से गुजारेंगे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उसके बाद इनको तर्जमानी से मना कर दिया गया था कि अब आप नहीं बोलेंगे। मैं दुरुस्त बिल्कुल ये यही लफ्ज छपे थे। ये इलेक्शन से 2-4 रोज पहले की बात है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रोड्यूसर साहब चेक करवाइए, लास्ट किस डेट की है वो भी चेक करवाइए। इन्होंने आपने पोस्ट इलेक्शन डिफेंड को जरा बुला लेना कि आपने उनके पास भी। अच्छा, एक थोड़ा सा गुफ्तगू आगे चलाएं, मैं आप दोनों की पर्सनल लड़ाई नहीं चाहता, मुझे इलेक्शन पे फोकस रखना है। आरिफ अलवी साहब, आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ये इन्होंने कहा ना 100 वोट्स की वो एक बंडल बनाई जाती है। आपने कहा 100 वोट की एक वो कॉपी बनती है, जैसे चेकबुक होती है, और इस तरह फिर 10 कॉपीज का एक बंडल बनता है। आपने कहा मल्टीपल नंबर्स असाइन हुए, सबूत है? मैं तो एक सबूत मैंने लाहौर का, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ लाहौर का, और एक सबूत पोस्टल फाउंडेशन लाहौर का दिया, जिसके अंदर सिर्फ मैंने ये कहा कि एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स छपे, ठीक है ना। फिर एक सबूत मैं अपने पास रख रहा हूँ, मैं आपको इस वजह से नहीं दे रहा और पब्लिक इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि कोई इदारा हो जहाँ पर ये जाए, क्योंकि जिन लोगों ने दिया है, ये जरा सीधा तो करें ना लोगों को पता चले। पहले मैं बात समझा दूं आपको कि जिन लोगों ने दिया है मैं उनका प्रोटेक्शन भी चाहता हूँ, है ना। लेकिन आप कैमरे के सामने करें, मुझे ये यकीन चाहिए लोगों को। इशू समझ लें तो फिर बताऊंगा आपको। अच्छा, ये होता है ठेकेदार को बाइंडिंग के लिए और नंबरिंग के लिए दिया जाता है, और ठेकेदार के 100-150 लोग होते हैं प्रिंटिंग प्रेस में, और वो अंडर आर्मी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ताकि कुछ चीज़ें बाहर ना जाएं। अच्छा, मगर आर्मी चेक नहीं करती है। अगर कोई ऑफिशियल लेकर जा रहा होगा तो वो 1 बंडल ले जाए, 50 बंडल ले जाए, ये चेक नहीं करते, मगर एक सिक्योरिटी रहती है कि अनऑथराइज पर्सन नहीं आएगा अंदर। अच्छा, होता ही है कि किसी जगह पर जब ये बैलेट पेपर्स गए, तो मिसाल के तौर पर मैं आपको इसमें से एक चीज पढ़कर सुना देता हूँ। ये जो सांप का पटारा है ना, ये जब तक आप खोलेंगे नहीं हमें तसल्ली नहीं होगी। इसको खोल के दिखाएंगे तो फिर हम मानेंगे आपके पास। NA 73 में
40,000 वोट प्रिंटेड बैलेट्स। ये जरा इस मेरे कैमरे के सामने दिखाएं ना। NA-73 में ये कच्चे खाते हैं जनाब, सर कोर्ट में लेकर जाए ना। हाँ कोर्ट में जाएंगे, वो मतलब कह रहे किस हैं कोर्ट कोर्ट में में जाऊँ? जाऊँ। नहीं आबिद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, किस कोर्ट में जाऊँ? क्योंकि देखो ये चीजें तो आज पता चली। ये जरा आगे करें ना जी, आगे करें। नहीं आबिद भाई, कैमरे के किस कोर्ट में लेकर जाऊँ, ये तो मुझे आज पता चली है। किस कोर्ट में जाऊँ? साहब जहाँ पे आप कोर्ट, जिस कोर्ट किस कोर्ट में जाऊँ? क्योंकि ट्राइब्यूनल में नहीं जाएगा, अब मामला ट्राइब्यूनल से निकल गया। ये जरा जूम इन करें जी प्रोफेसर साहब, जूम इन करें इस पे, जूम इन करें इस कॉपी पे। नहीं मैं जब भी सवाल कर रहा हूँ ना आपसे, आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया कि कोर्ट में जाएं, तो मैं किस कोर्ट में जाऊँ? क्योंकि ट्राइब्यूनल का मामला कोर्ट में जाना ले जाए, मेरी जान, जिस कोर्ट में जाना चाहते हैं आप ले जाएं, ट्राइब्यूनल ले जाऊँ, कोर्ट जो फैसला कर दे हम। अच्छा इस पे ये क्या साबित होता अच्छा है? जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये है NA-74 का, ये कच्चे खाते हैं, ये कच्चे खाते हैं। अच्छा इसमें डबल गड़बड़ हुआ। डबल गड़बड़ ये हुआ कि एक तो इनको मिले जनाब 4,30,600 वोट NA-74 के। असल वहां पर जरूरत जो थी वो बहुत कम की थी, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद इनको जैसे इनके 150 आदमी बैठे हुए ना, अब जब इन्होंने सारे बना दिए, नंबर कर दिए, फिर एक पर्ची आती है, मुजफ्फर चांडियो साहब हैं कराची में, है ना, बड़े नामी आदमी है इस माना करके कि बड़ा उनके ऊपर भरोसा है, जो लोग धांधली करते हैं ना उनका बड़ा भरोसा है और स्टे ऑर्डर पर रुके रहते हैं। अच्छा अब वहां से पर्ची आती है कि भाई तुमने ये वोट नंबर जो है ना 160 से 170 हजार वाला जो नंबर था वो नहीं किया, तो पर्ची आती है वो दोबारा कर लेते हैं। तो ये डबलिंग है, जो मेरे पास ये सबूत है ये उसका नहीं है। एक तो एक्स्ट्रा वोट्स मिले हैं, एक्स्ट्रा यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो एक्स्ट्रा वोट्स हैं, मैंने पूरा फिगर दिया है। मिसाल के तौर पर एक मल्टीपल नंबर, एक फैसलाबाद 76, सुन लो भाई साहब, एक फैसलाबाद 76 में एक्सेस प्रिंटेड नंबर 17,000 है, 13,000 है, और जो उसने एक्सेस नंबरिंग की है ना दोबारा, हाँ। वो 1,15,000 है। 1,15,000। अच्छा तो एक तो उसको वोट बैलेट पेपर्स मिले, उसके अलावा पर्चियां आती रही कि ये और कर दो। मैं एक ब्रेक ले लूं, मेरे प्रोड्यूसर साहब बेकरार हो रहे हैं, ब्रेक ले। मैं आबिद शेर साहब, आपने बोला है 84 मैं आरिफ साहब से कहता हूं उसका भी डेटा निकाल के रखेंगे, इनके पास कुछ है या नहीं है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब ने अभी ब्रेक में जाने से पहले कहा था कि NA-84 उनका हल्का है, तो इनके पास आरिफ अलवी साहब के पास अगर उसका भी रिकॉर्ड है तो वो बता दें। आबिद साहब हमारे साथ ही हैं। आबिद साहब, मैंने इनसे वो लेके ना जो ये दावा करते हैं कि कच्चा खाता है, मुझे नहीं पता वो कितना कच्चा है और कितना पक्का है। ये मैंने ट्वीट कर दिया आपको भी और आरिफ अलवी साहब को भी। आप अगर मेरी टाइमलाइन पे जाएं, नदीम मलिक ट्विटर अकाउंट पे आप जाएं, तो आपको वहां से वो आपको पेज नजर आ जाएगा। तो आरिफ अलवी साहब का ये दावा है, कितने हैं जी, कितने हजार है? देखिए इनके हल्के में 15,100 एक्स्ट्रा छपे, 15,100 इजाफी छपे। अच्छा इजाफी छपे। अच्छा मगर उसके बाद जो नंबर लगाता है ना, उसने नंबर चार डुप्लीकेट किए। डुप्लीकेट कितने हो गए आपके कैंडिडेट के? अच्छा जी मैं ये नहीं बहस कर रहा मेरे भाई, मैं क्यों नहीं बहस करूंगा। 40,000 है आपके कैंडिडेट के वोट, तो अल्लाह के फजलो करम से मैं ये 7वीं मरतबा आरिफ अलवी साहब इलेक्शन लड़ जरूर दौर में अल्लाह के फजलो करम से जीते हुए फिर जीते, यकीनन आप और धांधली का मैं कलमा पढ़ सकता हूँ कि जिंदगी में सोचा नहीं। मेरे पास जो मेरा एक सवाल है नहीं, ये आपसे ज्यादा तो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक सवाल है आबिद साहब। आपसे सवाल नहीं है, इसलिए आप अभी गुस्सा न करिए, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेट करती है। मेरा आपसे मलिक साहब सवाल ये है, आरओ किसके कहने पे लगाए गए? जुडिशरी से किसने सवाल करके आरओ अदलिया से लेने की बात की? बिल्कुल, ये अपने पाँव पे तो पानी पड़ने नहीं देते। अच्छा मैं दोनों सवालों का जवाब लेता हूँ। पहले एक मुझे ब्रीफली ये जवाब कंप्लीट कर लें। आप डुप्लीकेट का भी बोलने लगे थे, इस हल्के में डुप्लीकेट कितने हैं? फिर मैं अफजल साहब से आरोज का पूछूं। मैं कह रहा था कि डुप्लीकेट कितने NA-84 में रजिस्टर्ड वोट्स हैं इनके यहाँ, और मुझे तो ये मालूम भी नहीं। डुप्लीकेट का सिर्फ बता। आबिद शेर अली का हल्का है, आपने पूछा तो बता रहा हूँ। 3,08,900 रजिस्टर्ड वोट। डुप्लीकेट कितने? अच्छा डुप्लीकेट बने जनाब 15,100 एक्स्ट्रा प्रिंट हुए, उसके बाद उसके अलावा 20,000 ये डुप्लीकेट हुए, यानी 1,10,000 से 1,20,000 के दो बंडल है, डुप्लीकेट बंडल है।
और 80,000 से 90,000 के 2 बंडल है। अरे 2 बंडल है, ये मतलब अगर 1100 नंबर एक है तो 1100 नंबर के 2 बंडल, 2 बंडल। अरे बस, तो वो 20 मिलाकर और 15 एक्स्ट्रा। अफजल खान साहब आप करते क्या रहे हैं पहले ये तो अफजल खान साहब से पूछ रहे हैं। मैं 1 मिनट आबे साहब माजरत चाहता हूँ अब, लेकिन ये जिम्मेदारी इनकी थी। अफजल साहब आप करते क्या रहे, 2 नंबर वोट छापते रहे? आपको हम ये बताएं कि बैलेट पेपर जो है वो करेंसी नोट से ज्यादा सेक्रेड है। तो उसकी सैंक्टिटी किसने तबाह की? उसकी सैंक्टिटी के लिए एसओपी है कि ये 2 इदारे में छापा जा सकता है। वो 2 इदारे हैं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जहां पे करेंसी नोट छापे जाते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, तो इजाफी जितने वोट थे वो पाकिस्तान प्रिंटिंग कारपोरेशन को ये असाइन किए जाते हैं हमेशा से। अब होता क्या, इनका दावा यह है कि एक प्राइवेट प्रेस जो है वो पोस्टल फाउंडेशन प्रेस, वहां से भी छापेगा। कोई प्राइवेट इदारा बैलेट पेपर नहीं छाप सकता। इनका दावा है इनके पास बिल है, रिकॉर्ड है। ये मुझे दे नहीं रहे, मैं इन्हें कह रहा हूं मुझे दें तो मैं अभी स्क्रीन पे डालूंगा। आप जरूर उनसे भी लें। और हकीकतन आबिद शर्ली से ये उन्होंने सवाल किया कि जी हमें वो फोरम बता दें कि हम कहाँ ये लेके जाएं, ये सबूत तो जमा लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो आपसे मैं इसलिए तो कहता हूं कि कोई एक सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी हो जुडिशियल, आपको भी बुलाया जाए, उसमें तलब किया जाए। मैं तो वॉलंटियर करूंगा, आई विल असिस्ट। आपको पता है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है जो अभी आई है? उन्होंने कहा लास्ट मोमेंट के ऊपर पोलिंग स्कीम चेंज की गई, और ये भी हमें नहीं था पता और हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि पोलिंग डे पे स्टाफ कौन सा लगा था। ये 2 चीजें आपकी जिम्मेदारी थी। ये 2 चीजें देखे वो 175 पेजेस। एक इनका जवाब सुन लो आगे भाई, इनका जवाब सुन लो। अच्छा बताइए। पोलिंग स्कीम भी पीटीआई के कहनों पे बदली गई, हमारे कहने पे तो एक चीज भी नहीं हुई। जो भी किया है, इनके कैंडिडेट वहाँ पे थे, पोलिंग एजेंट्स इनकी मर्जी, इनका जो वहाँ पे जो अमला तैनात था वो भी इनके कहने पे हुआ। हमें तो इन्होंने इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया। हर चीज में इलेक्शन कमीशन और पीटीआई इक्वल अगर ये है। ये मेरा सवाल आपसे है, जो जहाँ पे हम जीते हैं वहाँ पे ये बंडल ले आते हैं, जहाँ पे ये जीते हैं वहाँ पे कोई सिलसिला ही नहीं है। मलिक साहब ये कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं? ये तो फिर ये मैं समझता हूँ जुल्म है। आप अदालतों में जाएं, हम हर अदालत में, मेरी बात सुने, जहाँ पे आज खान साहब ने जहांगीर तरीन की बात की, जहांगीर तरीन वाले हल्के में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे पीटीआई। वो जीत के वो साहब आपकी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन हाफिज साहब इंसाफ का तकाजा तो ये होगा। वैसे मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूँ, मैं इनको पहले भी कहता था कि इंसाफ ये नहीं है कि नून लीग के 50 हल्के खोल लो। इंसाफ तो फिर ये है कि 34 या 25 पे ये जीते हैं ना, तो 25 इनके भी खोल लें, 25 आपके भी खोल लें, 50 को खोल के देख लें। इंसाफ तो ये है। नहीं, आप मलिक साहब देखें, एक चीज मौजूद है। अगर ये आबिद भाई सिर्फ एक चीज बता दूं, आपने ये कहा कि जहां हमारे हल्के जहां हम जीते हैं वहां की हम बात नहीं कर रहे, मैंने वो भी किया आज। यानी NA53 रावलपिंडी 4 चौधरी निसार का और गुलाम सरवर खान का हल्का है। अच्छा, ये एक गुलाम सरवर खान जीते हैं। ये 56 वाले का भी रिकॉर्ड होगा। 56 में कितने इजाफी हैं? 50 पहले 53 सुन लो, गुलाम सरवर खान और चौधरी निसार का। बताते जाओ, नंबर मैं निकाल दूंगा। इसमें गुलाम सरवर, हाँ नंबर बताना पड़ेगा मुझे, ऐसे याद नहीं। अच्छा भाई साहब, ये इसमें गुलाम सरवर NA148 है जी, मेरे प्रोड्यूसर 148 में देखता हूँ, NA148 मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी बताते हैं। सुने ना मेरे पास जाते हुए मैंने कंप्यूटर चुरा लेना, फिक्र ना करें, ये सारी चीजें मैं आपको पहुंचाऊंगा कल। मेरे पास सिर्फ 66% हल्कों के हैं, सिर्फ 66%। तो मुमकिन है कोई हो कोई ना हो। 66, हाँ 66। अच्छा, मैं आपसे एक 61%, सॉरी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, रावलपिंडी 53 में गुलाम सरवर खान जीते हैं और यहाँ 71,885 वोट्स एक्स्ट्रा छपे, चौधरी निसार के खिलाफ जीते हैं। मैंने अपने हल्के का भी बताया। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है। NA56 की है, मुझे बताएं पहले। इमरान खान की चेक करें जी, आपके लीडर की चेक करें कितनी है। NA56 का नहीं है मेरे पास, देखिए ना जी। शेख रशीद और का 122 का। NA55 का बताएं, शेख रशीद का बताएं। NA55 का भी नहीं है। अरे देखिए 122 का दिखा दें, 122 का 122 का सवाल है मेरा और भी। 122 का सुन ले जरा। हाँ जी, अच्छा बताइए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के हल्के में
और खान साहब के हल्के में नहीं हुआ, यानी खान साहब के हल्के में 125 एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छपे और नवाज शरीफ साहब के हल्के में 3200 छपे, विच इज रीजनेबल। तो फिर तो ठीक है, इन दो हल्कों में नहीं। नवाज शरीफ साहब सही जीते हैं ना जी, नवाज शरीफ साहब सही जीते होंगे, उनके ऊपर तो इल्जाम ना लगाएं। मगर ये काम नहीं हुआ और काम हुए होंगे ना जो 9 महीने कोई बात मानी। सर आबिद शेर साहब, आप मुझे आज चाय पिलाएं, इन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब सही जीते हैं, गलती से कह गए लेकिन कह गए। अच्छा आरिफ अलवी साहब को भी पता, लेकिन अभी अपनी पार्टी को अच्छा आप कुछ कहने लगे थे इफ्तिखार चौधरी साहब के मतलब कुछ सवाल करने लगे थे, आप सवाल करिए। ये उठाते हैं ये साहिबान, ना उस वक्त इफ्तिखार चौधरी के पास बोलते हैं, ना सफदर जिलानी साहब के सामने बोलते हैं, जब वो साहिबान घरों पे चले जाते हैं ये साहिबान निकल आते हैं। ये जो डबल पॉलिसी है ना, अगर आपकी हिम्मत है कहने पर, किसी को सामने नहीं कर रहे हैं, आपके कहने पे आरोप लगते हैं, जुडिशरी से आरोप आपने मांगे, तो कहा आरोप लगाए किसने, ये भी एक सवाल है ना यार, आपने अभी पूछा था, इसका जवाब तो ले लेने दे मुझे। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो कॉन्फिडेंस था वो किसने पहुंच गया था, इन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ये बिल्कुल पीटीआई वाले भी कहते थे, ये कहते थे जुडिशरी से लगाओ, इन्होंने कहा था ये बात, मैं बिल्कुल सही दुरुस्त बात कह रहे हैं। आरिफ अलवी साहब आपने कहा था ना जी जुडिशरी, कहा था जनाब जिसके ऊपर भरोसा किया वही उसकी सजा पा रहे हैं आप, ये फिक्र ना करें आप। लेकिन अफजल खान साहब से पूछते हैं, हाँ जी आरोप किसने सिलेक्ट किया? एक तो आरोप को आप याद रखें, एक दूसरी चीज मैं भूलना चाहूं कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन ने 2 चीजें की थी, हमने तकरीबन $4 मिलियन अपने उस कंप्यूटराइज सिस्टम में, जिसमें हमने आपको बुलाया था और आपके साथ एक लाइव प्रोग्राम हुआ था जो बैठ गया था रात 12 बजे, अब उसमें थोड़ा सा आप अलग बात करेंगे। $4 मिलियन UNDP के जरिए उस पर खर्च हुए थे। $4 मिलियन हमने पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग पे लगाए। आरोप किसने लगाए मुझे बता दें, मेरे आरोप हमारे चीफ इलेक्शन वो जो है, क्या नाम है उसका, वो तो साफ लिखा हुआ है हमारे, नाम ले, नाम चौधरी इफ्तिखार साहब ने, चीफ जस्टिस, बल्कि ये भी उन्होंने कहा था कि मैं सिलेक्ट करूंगा, ये उन्होंने कहा था बिल्कुल, सिलेक्शन भी इसलिए देखो जुडिशरी है। आप दोबारा दोहराएं जी, क्या कहा था उन्होंने, ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं आपने। बात यह है कि एग्जैक्ट अब अल्फाज चले, लफ्ज का मार्जिन दे देते हैं आपको आगे। लफ्ज का मार्जिन यह है कि इट वाज एट देयर डिस्पोजल दैट हु विल बी आरओ एंड वेयर ही विल सर्व। ब्रेक ले लें जी, दिस वाज नॉट द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये मैं अफजल खान साहब का दावा यह है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा था कि आरओ का इंतखाब वो करेंगे और कहां तय होगी इसका फैसला भी वो करेंगे। और आपके ब्रेक के बाद ट्रिब्यूनल की भी बात मैं करूंगा। ट्रिब्यूनल की बात भी, ट्रिब्यूनल किसने लगाए थे, आपने लगाए थे, बता दें अभी। ट्रिब्यूनल हमने इश्तेहार दिया कि हम रिटायर्ड सेशन जजेस या हाई कोर्ट के जजेस को लगाएं ताकि ये दिनों और हफ्तों में ये पिटिशंस पारे हों जल्दी से। अच्छा, उसको भी हमें जुडिशियरी ने मना किया कि नहीं, आप कौन होते हैं लगाने वाले। किसने सिलेक्ट किया था? ये पहले हम हाई कोर्ट से लेते थे। अब किसने दिए सिलेक्शन? किसने? अभी हाई कोर्ट ही की है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। आपने, इसका मतलब है काम सही नहीं किया अपना। हकीकत नहीं सही किया। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। दोबारा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। लास्ट सेगमेंट है, टोटल 5 मिनट है, तो मैं सबसे ये चाहूंगा कि ये 100 दिन से चलते हुए इस धरने को अब अगर किसी इंजाम पे पहुंचाना है तो हमें हल पे बात करनी चाहिए। एक पॉसिबल हल ये है कि दोनों फ्री कैन जुडिशल कमीशन पे एग्री कर लें, मामला उस पर छोड़ दें कि वो क्या करता है, लेकिन इसके लिए इन दोनों को मिलना और बात करना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आबिद शेर अली साहब आपसे, क्या हल है आपकी नजर में? देखो जी, ये मलिक साहब धरने और इन चीजों से हल नहीं, टेबल पे मुज़ाकरात पहले भी सागदार साहब की सरबराही में इनकी लीडरशिप के साथ हुए। देने पे इमरान खान साहब ने कहा जी आज हर चीज खत्म, थर्ड अंपायर आएगा। बहरहाल इस बहस में भी जाते हैं कि कौन सा थर्ड अंपायर था, ये किसने ये स्टोरी कॉकटेल स्टोरी थी, ये किसने बनाई, मैं इसमें भी नहीं जाता। मेरी यही है, हम पहले भी इनको कहते थे आए, इसका हल मुज़ाकराती है और जो भी एसओपीज हैं आए, जो टीओआर बनाने हमने तो खत भी लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने। लेकिन आप आबिद साहब, ये क्योंकि टोटल 5 मिनट है, एक ब्रीफ सा और पूछ लूं आपसे, फिर मैं इनसे भी पूछूंगा।
क्या आप चाहते हैं कि कल सुबह इसहाकडार साहब और शाह साहब मिलके बैठ जाएं, क्योंकि 30 में अभी एक दिन का वक्फा है, तो मेरे ख्याल में तनाव खत्म हो जाएगा? मलिक साहब आप ही फैसला कर दें। हमने तो कहा है जो आईनी तरीके से जो अगर मेरा फैसला कबूल है आबिद शेर अली साहब, तो मेरा तो दोनों फ्रीकैन को मशवरा है कि कल सुबह 10 बजे मिलें, 1 घंटे में एग्रीमेंट करें, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दे दें, अपनी शराइत से पीछे हट जाए, सुप्रीम कोर्ट को कर लेने दें। मलिक साहब हमने दिया हुआ है, हमने तो कहा है ये ना जुडिशियल कमीशन को मानते हैं, ये वकील भी खुद है, जज भी खुद है। आप अपनी पार्टी को समझाइए, मैं इनसे पूछता हूँ आरिफ अलवी साहब से, अभी साथ ही रुकिएगा, मेरे पास 3 मिनट है अभी, मुझे मौका दे लेने दें, इनसे भी एक एक पूछ लूं सवाल। आपको कबूल है कि सुबह दोनों फ्रीकैन की मुलाकात? जरा सा मुझे मौका दे दीजिए, मैं आबिद शेर अली साहब के ताउन से 3-4 डिमांड्स रखता हूं जो इनको भी पसंद आएंगी। ठीक है, जो भी हम सबूत लेकर आए ना, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल झूठ सच क्लियर हो जाना चाहिए। मैं तो कन्विंस सबूतों की तहकीकात है ना। अच्छा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए जरूरी है कि इमीडिएटली रिकॉर्ड जब्त किया जाए, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड सीज कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन में जो इसका मुतबादिल रिकॉर्ड है इसको सीज किया जाए। बिल्कुल ठीक है, जायज डिमांड है ना, ताकि मामला क्लियर हो जाए। अच्छा, तीसरी डिमांड मेरी ये है कि डेजिग्नेशन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम है, जैसे ही पता चले फिर उनको रिजाइन करना चाहिए अगर कंफर्म हो जाए। ठीक है जी, वो तो खुद वॉलंटियर कर सकते हैं। चौथी बात मेरी आबिद शेर अली के ताउन से मैं बात कर रहा हूं कि जो विसल ब्लोअर्स है ना, उनका प्रोटेक्शन मुझे बड़ा डियर है, यानी जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने अभी आपको एक तस्वीर दिखाई अपने कैमरे से, सिर्फ इसलिए खींची कि जो बेचारा नौजवान आदमी जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको मैंने और अपने साथी के साथ बिठाकर, नहीं यहीं का है, आप कराची साहब इस्लामाबाद की तस्वीर है और मैंने तस्वीर देखी है। अच्छा जी, तो ये चाहते हैं विटनेस प्रोटेक्शन हो जाए, क्या विटनेस प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि सही बात पता चले। आबिद शेर अली तुम्हारे यहाँ नहीं होगा, किसी और के यहाँ तो धांधली है ना। अच्छा, और आखिरी चीज आबिद शेर अली, आखिरी बात सुनने पहले, आखिरी चीज मैं ये कहता हूँ कि जुडिशियल कमीशन सेटअप होना चाहिए। हम तो नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ का इस्तीफा भी विड्रॉ कर लिया, मगर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं है। क्या आबिद शेर अली ने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम बता दो, मैंने कहा कल सुबह 10 बजे मुलाकात का टाइम रख लें, आपको कबूल है? नहीं, मुझे और सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करना पड़ेगा, आप अपनी राय नहीं रखें। मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, जहां पर खत्म हुई कबूल है, कबूल है, 3 दफा हो गया। मेरी गुजारिश होगी अफजल साहब, मैं सिर्फ इतना अफजल साहब से भी बात सुन लें सर, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अफजल साहब, डार साहब की सरबराही में कमीशन था, जो इनका सरबराही कमीशन था, ये भी थे। जो टॉक्स इन्होंने इसहाक डार साहब से की, ये थे इसहाक डार साहब को बिठा ले, अब वहीं से शुरू हो जाए। सर आबिद साहब, वो जो टॉक्स आपने एग्री की थी सुबह, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। यहाँ जुबान देके जा रहे हैं कि उसको मानेंगे। जिस टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने इसहाक डार साहब से जो गुफ्तगू शरीक की थी, उस टर्म्स एंड कंडीशन में इसहाक डार साहब को बिठा के बात करके आगे आबिद शेर अली साहब सुबह उसको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए, ये इनको मैं पकड़ के लेकर आऊंगा। मैंने आपको कहा टर्म्स एंड कंडीशन जो इन्होंने इसहाक डार साहब से। अच्छा, अफजल साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें। अफजल साहब, तमाम जमहूरी ताकतें जो वोट की सैंक्टिटी पे यकीन रखती हैं, वो सपोर्ट करें इस इन्वेस्टिगेशन या वोट ऑडिट को, और उसमें जो भी बगैर तहकीकात कौन करे, सुप्रीम कोर्ट या कोई और? सुप्रीम कोर्ट करे, उसके अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट नीचे अपना इन्वेस्टिगेशन टीम जाहिर है, वो तो है ना। देखें, लेकिन फुली एम्पावर्ड सुप्रीम कोर्ट, फुली एम्पावर्ड हो, ये हो, और जो गलत लोग हों उसके पेनल्टी हो, जो सही लोग हों उसको बेशक रिवार्ड दें, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अकाउंटेबिलिटी लाजमी है, वरना देखें किसने स्याही गलत लाई, अगर आरओज ने मिस्टेक्स की, फॉर्म 14-15 किधर है, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है। अच्छा, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, मोहम्मद अफजल खान साहब और आबिद शेर अली साहब, मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। लोगों को बुला कर प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है। आबिद शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, लेकिन आज क्योंकि ये अगले 2-3 दिन हैं ऐसे कि मामला बहुत से चलेंगे, हम स्पेशल ट्रांसमिशन भी लाएंगे, स्पेशल प्रोग्राम भी चलेंगे, तो समा देखते रहिएगा, हम ढेर सारी चीज़ें आपके सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया।